आदाब, द सक्सेस स्टोरी में आपका खैर मकदम है। ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक बात लिखी है कि जर्नलिस्ट, राइटर या स्कॉलर अगर बूढ़ा हो तो उसकी बात में वजन बढ़ जाता है और वो तभी मकबूल होता है। लेकिन आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो इस बात को झूठ साबित करती हैं। हमारी मेहमान एनी जैदी साहिबा हैं। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने लिखना शुरू किया, जर्नलिज्म में अपना नाम कमाया और उन्हें काफ़ी इनामात से अब तक नवाजा जा चुका है, जिसमें सबसे खास है द 9 डॉट्स प्राइज, जिसके तहत उन्होंने बाद में किताब भी लिखी है, ब्रेड सीमेंट कैक्टस, जो कि उनकी एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी है। एनी जैदी साहिबा ने इसके अलावा प्रिल्यूड टू राइट लिखी है, उन्हें टाटा लिटरेचर लाइव अवार्ड प्राइज भी मिला है। इसके अलावा वो अखबारात में लिखती रहती हैं, मैगजीन में लिखती रहती हैं और काफ़ी मशहूर आवाज़ हैं। उसके अलावा औरतें, भारत की औरतों की अब तक की जो राइटिंग्स हैं, 2000 साल का एक लेखा जोखा उन्होंने तैयार किया था, एक एडिटोरियल बुक है अनबाउंड 2000 ईयर ऑफ इंडियन विमेंस राइटिंग। तो इसी के साथ मैं दावत देना चाहूंगा, या मैं कहिए कि मैं वेलकम करता हूं हमारी आज की मेहमान को, एनी जैदी साहिबा को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आई। तो एनी जैदी साहिबा जी, आदाब जी। तो एनी जैदी साहिबा, हम यहाँ से शुरू करना चाहेंगे कि आम तौर पर जैसा कि हमने भी कहा, लिखने वाले लोग थोड़ा बूढ़े माने जाते हैं, थोड़ा सैड माने जाते हैं। कुछ लोगों ने ये भी लगातार सवाल किया है, जैसे शायरों के बारे में कहा जाता है कि दिल टूटेगा तो शायरी पैदा होगी। तो एक राइटर के तौर पर आपका ये जर्नी कैसे शुरू होता है? कहाँ से आपको ये लिखने की एक तरीके से इंस्पिरेशन मिली, आपने लिखना शुरू किया और फिर आप एक राइटर बनी, और एक ऐसे समाज में जहां पर कि जैसा कि किश्वर नहीद ने कहीं पर लिखा है कि औरत का छपना अपने आप में रेवोल्यूशनरी स्टेप है, मतलब उन्होंने ये लिखा है। तो एक औरत राइटर के तौर पर भी आपको ये इंस्पिरेशन मिली और फिर आपने वो काम करा भी। तो आप अपने सफर के बारे में बताइए, जिंदगी का ये सफर कैसे शुरू हुआ? जी। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने बुलाया अपने शो पे और मुझे बहुत खुशी है। मुझे बहुत कम मौका मिलता है कि मैं अपनी ज़बान में बात करूं, तो इससे भी मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आपने जो बात कही बुढ़ापे की, तो एक तो कि मैं बहुत ज़्यादा यंग हूँ नहीं, वैसे बाल तो सफ़ेद हो ही रहे हैं, वज़न आते-आते हो ही जाता है ये। अ, और और दूसरी बात ये कि आपने दुःख की बात की थी कि थोड़ा-सा दुःख ज़रूरी होता है लिखने के लिए, तो वो भी मैं कह दूँ कि मुझे लगता है कि ये बात भी सही है, थोड़ा-बहुत दुःख ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन दुःख क्या करता है कि आपको 1 मिनट के लिए पहले तो ख़ैर अपने में इंसान डूब जाता है और फिर थोड़े वक़्त के लिए आपको एक मौका देता है कि आप दुनिया को देखें अपने से हट। आम इंसान करता है, हर इंसान के साथ ये होता है कि 1 मिनट के लिए तो आप अपने में डूब जाते हैं कि भई मेरे साथ ही क्यों हो रहा है या मेरी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों हैं। राइटर्स के साथ ये होता है कि वो 1 मिनट रुकते हैं, फिर अपने दुःख को ज़ाहिर करने लगते हैं और अगर बहुत अच्छे राइटर हुए तो फिर अपने दुःख के साथ-साथ दूसरों के दुःखों को भी समझने लगते हैं, उसके बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। मेरा सफ़र लिखने से नहीं, पढ़ने से शुरू। मैं बचपन से पढ़ती आई थी और जो किश्वर नाहिद की आपने बात कही थी, मेरे ख़्याल से वो एक पिछले जनरेशन की शायद बात थी। रेवोल्यूशन तो था, लेकिन वो 50 साल पहले का रेवोल्यूशन था। अब मेरे जनरेशन तक आते-आते ये हो गया था कि कम से कम एक एक आप कह सकते हैं मिडिल क्लास लोगों में या जिन लोगों को आगे बढ़ने की, जैसे तरक्की पसंद लोग कह सकते हैं, जो वो आगे की सोच रहे थे, उन लोगों में ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि औरतों का पढ़ना-लिखना बहुत ज़रूरी है और उनकी आवाज़ को जगह मिलनी चाहिए। मेरे नाना खुद तरक्की पसंद जो जितने शायर थे, उनका एक हिस्सा थे, आज़ादी के लिए लड़े हुए थे। उन्होंने अपनी सारी बेटियों को स्कूल में भेजा, हर तरह की उनको
encouragement दी कि भई आप देखिए, आप कल्चर को जितना आप हर तरीके के कल्चर को देखिए और जो आप कर सकते हैं वो करिए। मतलब घर में सारी लड़के-लड़कियाँ दोनों ही थोड़ा बहुत अम, पेंटिंग कह लीजिए या कोई ना कोई एक क्रिएटिव चीज़ प्रोफ़ेशनल तौर पे नहीं, लेकिन सिखाया सबको जाता था। अब वो कोई करे ना करे, आज़ादी सबको थी। तो मैं जिस माहौल में पढ़ी वहाँ किताबों से घिरी हुई। नाना तो ख़ैर लिखते ही थे, लेकिन ये बात थी कि हमको उर्दू नहीं सिखाई गई थी। ना स्कूल में सिखाई गई, ना घर पे किसी ने कोई ख़ास ध्यान दिया, तो इस बात का तो ख़ैर अफ़सोस है। उर्दू से रिश्ता जोड़ते-जोड़ते बहुत वक़्त लग गया, अब भी सीख ही रही हूँ, खुद ही किसी तरह से गिर-गिर के, अटक-अटक के सीख रही हूँ। हिंदी तो ख़ैर पढ़ाई जाती थी और मुझे कहानियों का तो ख़ैर हर बच्चे को शौक रहता है। लेकिन ये भी था कि मैं जहाँ बड़ी हो रही थी, वहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन था नहीं एक तरीके से आप कह सकते हैं कि और पैसे भी बहुत ज़्यादा थे नहीं। किताबें तो ख़ैर थी ही और कभी किताबों पे रोक-टोक नहीं थी। ये था कि अब जैसे दूसरी लड़कियों को मान लीजिए खिलौने मिल रहे हैं, तो हमको खिलौने भी मिले, ऐसा नहीं था कि नहीं मिले, लेकिन शुरू से ये था कि हर बर्थडे पे किताब मिलेगी। आप कोई चीज़ माँगे वो मिले ना मिले, किताब माँगेंगे तो वो डिनाई नहीं होगी। तो इस माहौल में हम बड़े हुए थे और फिर भी लिखने का सच कोई अ, एम्बिशन नहीं था। जानते थे कि लोग लिखते हैं ये वो, लेकिन ये मैं खुद लिखूँ ऐसा मेरा कोई वो नहीं था। लेकिन जब अब बड़े होने लगते हैं 10th-12th में आते हैं तो ये कि अब क्या करें? अब मैं 12th में आई तब तक मुझे ये बात तो क्लियर हो गई थी कि मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जिस चीज़ में है वो लिटरेचर है। लेकिन उसमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि भई करियर क्या होगा? तो आर्ट्स स्टूडेंट्स जैसे होते हैं, आर्ट्स पढ़ लेंगे फिर देखेंगे आगे क्या होगा उस तरीके से। तब भी ये नहीं था कि राइटर बनना है, ये सोचते कि चलो एमबीए कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, हॉस्पिटैलिटी कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, ऐसे था। टाइपिंग सीखी थी, करीब आई थिंक मैं 11th या 12th में थी, तो नाना का पुराना टाइपराइटर लेके उसपे टाइपिंग सीखी थी कि भई कुछ नहीं तो एक स्किल तो हो तुम्हारे पास, कि कहीं नौकरी नहीं मिली, टाइपिंग तो आनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें की थी। उसके बाद जब मैं कॉलेज में थी, तब हमारे कॉलेज में ये अ, लड़कियों के बीच में लड़कियों का कॉलेज था तो अम, कॉम्पिटिशन्स होने लगे थे पोएट्री के। तब पहली बार मैंने हिस्सा लिया था और हिस्सा भी ऐसे लिया था कि चलो ले लेते हैं, क्या होगा, कुछ नहीं पार्टिसिपेशन सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा। उस ज़माने में पार्टिसिपेशन सर्टिफ़िकेट्स मैं बहुत कलेक्ट करती थी, हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर लेती थी, चाहे कोई स्किल या टैलेंट हो कि नहीं हो। लेकिन शायरी में ये हुआ कि हमें समझ में आ गया कि कुछ है। उस वक़्त तक कोशिश नहीं की थी अपने आप को कुछ कुछ ज़ाहिर करने की, ओरिजिनल कोई ख़्याल, एसेज़-वैसेज़ लिख लेते थे स्कूल में, डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए लिख लेते थे, लेकिन ये पहली बार किया था। अच्छा वो इत्तेफ़ाक से पहले साल में प्राइज़ मिल गया तो हमने बोला अरे! शायद कुछ है, क्योंकि टीचर्स आके बोलते हैं कि यू रोट द पोएम लाइक ओह! आई नो हाउ टू राइट पोएट्री पहली बार ये ख़्याल आया। फिर उसके बाद सेकंड ईयर में कॉलेज की मैगज़ीन जॉइन कर ली बोर्ड में। तो उसमें थोड़ा-सा एडिटिंग क्या होती है, लोगों से कैसे दूसरे लोगों की पोएट्री कैसे जज की जाती है। खुद तो ख़ैर बराबर लिखना शुरू कर दिया था। 3rd ईयर तक आते-आते मेरा ख़्याल है मैंने कम से कम 60-70 पोएम्स तो लिख ली होंगी। बहुत अच्छी नहीं थी बट लिखी और साथ में छोटी-छोटी कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया था। कॉलेज से निकले तो ये बात क्लियर हो गई थी कि नौकरी ज़रूरी है। बहुत यंग एज से काम करना ज़रूरी है, तो मेरे ख़्याल से मैं शायद 20-21 साल की थी, तभी से मैंने नौकरी शुरू कर दी थी। हाँ, हाँ, जर्नलिज़्म से स्टार्ट किया था। ये भी था कि अब लिखने का शौक है लेकिन लिखने से पैसे नहीं मिलते हैं, तो आप कर क्या सकते हैं? 2-3 ऑप्शंस थे मेरे सामने। अब तो और ऑप्शंस हो गए हैं क्योंकि इकोनॉमी बदल गई है, बट उस ज़माने में जब स्टार्ट ऑफ द न्यू मिलेनियम 99-2000 की बात कर रही हूँ, हमको 3 ही चीज़ें समझ में आती हैं। एक एमबीए समझ में आता था, कोई लड़की अगर आज़ाद ख़्याल घर से आती थी और दिखने में अच्छी होती थी तो उसको एयर होस्टेस बनना होता था और तीसरा ये था कि टीचर बन जाओ।
तो क्योंकि मेरी माँ खुद टीचर एंड स्कूल प्रिंसिपल रह चुकी थी, मैं टीचिंग के चैलेंजेस जानती थी, बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि जो टीचर बनता है, उसके सामने क्या-क्या मुश्किलें आती हैं। मैंने कहा कोई टीचिंग नहीं करनी थी, उस ज़माने में मुझे बहुत ये था कि स्कूल टीचर नहीं बनना मुझे। तो जर्नलिज़्म वाज़ द नेक्स्ट ऑब्वियस थिंग फॉर मी टू डू। अगर लिखना है तो जर्नलिस्ट बनो, और नाना ने भी बहुत एनकरेज किया था, उन्होंने कोई रोका नहीं इसमें। तो फिर हम जर्नलिज़्म का कोर्स जॉइन कर लिया, काम करना शुरू कर लिया। उससे एक नई तरह की लिखाई एक्सपोज़र भी मिला और लिखना शुरू भी किया कि आप लिखें और इस तरीके से लिखें, 500 वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, 1000 वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, रिव्यू कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें सीखी और फिर वहीं से शुरू हुआ और चल रहा है उसके बाद से। आपकी ऑटोबायोग्राफी है, मेमोयर है आपके ब्रेड सीमेंट कैक्टस, जिसमें आपने इस बारे में बात करी है कि वैसे तो आपकी माँ ने कभी भाई बहन में कोई खास तफरीक नहीं की थी, लेकिन कभी अगर गुस्सा आ गया तो कह दिया अगले घर जाके क्या करना है। आमतौर पे जब हम विमेन राइटर्स को देखते हैं तो जो ये मार्जिनलाइजेशन है आइडेंटिटी का, तो इस एक आइडेंटिटी की बात जब कोई करता है तो दूसरी आइडेंटिटी की बात नहीं करता है, लेकिन दूसरी तरफ आपने एक खास चीज कि आपने इसमें कास्ट आइडेंटिटी की भी बात की है। अपने आप को ये रखते हुए अपनी प्रिविलेजेस को कि हम खुद अपर कास्ट थे, लेकिन उसके बावजूद जैसे ऑटो रिक्शा में कोई औरत मिली और उसने पहचाना कि अरे आप सैयद वाड़ा के हैं, तो या फिर यादव साहब ने आपसे कहा कि आप इसलिए ऐसे कह रहे हैं क्योंकि आप खुद अपर कास्ट होंगे, इसलिए आप ये गुंडागर्दी वाला जो एक वो है जुमला। तो ये जो आइडिया ऑफ मार्जिनलाइजेशन के साथ आप अपने आप को रखा, आपने अपनी प्रिविलेजेस को पहचाना, खुद अपनी जो चैलेंजेस हैं आपने उन्हें देखा, तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अपने चैलेंजेस एक तरफ एज अ वुमन, और फिर एक जैसे आपने कहा एक जगह पे कि हम प्रिविलेज भी हैं कहीं ना कहीं, कि नाना आपके राइटर थे, तो इन दोनों चीजों की जो कंट्राडिक्शन है आप उसे अपनी राइटिंग पर कैसे देखते हैं? जी। साकिब साहब, ये तो अब ये तो कास्ट ऐसी चीज़ है, बहुत ही टेढ़ी चीज़ है। हम जब बचपन में थे, ये कास्ट लफ्ज़ ही नहीं सुना था, जब तक कि सिविक्स में नहीं पढ़ा कि भई इंडिया में ये होता है, कास्ट वर्ण सिस्टम होता है, वर्ण सिस्टम 4 होते हैं, ये होता है, वो होता है। उसके अलावा उसका कोई ज़िक्र ही नहीं होता था। आप सैयद हैं, ये ज़िक्र ज़रूर होता, लेकिन कास्ट से उसका कोई कोरिलेशन नहीं होता था। और हाँ, कि दूसरे कि भाई किसी की कास्ट पता है, ये तो पता है कि ये शर्मा हैं, वो ठाकुर हैं, ये हैं, वो तो चारों तरफ था। लेकिन उसका प्रिविलेज से कोई कनेक्शन है, बचपन में ये एहसास नहीं था। अब हमारा जो देश है और जो जिस तरीके से उसका डिस्कोर्स डिफाइन होता है ना, मतलब हम जिन चीज़ों की बात करते हैं और किस तरीके से बात करते हैं, मैगज़ीन में लिखा जा रहा है, किस तरीके से लिखा जा रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत बाद में समझ में आई। जर्नलिज़्म शुरू कर दिया था, उसके बाद भी नहीं समझ में आई थी। कम से कम 10 साल लग गए थे। अब जो एक तरह से आप कह सकते हैं, एक जो दलित वॉइसेस मीडिया में उभर रही हैं और ये जो उनका क्रिटिक है, बहुत सही क्रिटिक है जो ऑफर कर रहे हैं कि भई आप बात ही नहीं करते इन बातों में, और अगर आपको नहीं नज़र आ रहा है कास्ट, बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब आप अपर कास्ट हैं। ये बात मैंने जब पहली बार सुनी, पहली बार एक शॉक सा लगता है, कि लगता है कि अरे! ऐसा कैसे कह रहे हैं? फिर बाद में जब बैठ के सोचा, बात तो सही है। अगर हमको नहीं नज़र आ रहा था, तो हम कहीं न कहीं हम उस सिस्टम में ऊपर रहे होंगे। तो राइटर का मेरे ख़्याल से ये एक अ ज़िम्मेदारी होती है, और राइटर की ही नहीं, हम मेरे ख़्याल से हर हर कोई भी इंसान जो सोसाइटी को लेके संजीदा है और उसमें सच्चाई ढूँढना चाहता है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि अगर आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है या आपने कोई नया क्रिटिक सुना, तो 1 मिनट उसके बारे में सोचिए ना। तो शुरू में मुझे ये जो आपने औरत की बात कही थी, उसका तो एहसास था। बिल्कुल बचपन में नहीं था क्योंकि घर में बहुत आज़ादी थी। लेकिन आप जैसे ही घर से निकलते हैं, आप पे 100 रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। घर से ना निकलें, बाहर से, अब जैसे हमारी अम्मा ने तो नहीं कहा ये मत पहनो, वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। लेकिन जब कॉलेज जाने की बात आई, जैसे जर्नलिज़्म कॉलेज जो था, मेरा वो शाम की क्लासेस होती थी।
वहां हम देख रहे हैं कि अम्मा भाई से कह रही हैं कि इसको क्लास में छोड़ के जाओ। अब भाई, अब बम्बई जैसे शहर में कोई कौन भाई रोज जाके किसी बहन को जाके छोड़ के आएगा और कौन लेके आएगा? वो नहीं कर सकता था। जाहिर सी बात है ना, आप या तो नौकरी कर लें या लड़कियों के पीछे पीछे घूमते रहें कि भाई इसको यहाँ छोड़ो, उसको वहां से उठाओ, ये करो। तो वो मैं पहली बार महसूस कर रही थी कि अरे, ऐसे क्यों कह रही है मम्मी कि इसको छोड़ के जाओ। लेकिन उनके मन में डर था कि शाम के वक्त कैसे काम करेगी, कैसे स्कूल जाएगी, कैसे कॉलेज जाएगी। फिर वहां से शुरू हो। फिर देखते हैं आपने घर में कोई गलती कर दी या गलती नहीं भी करी, आप जिद कर रहे हैं, नहा नहीं रहे हैं, आप खाना नहीं, खाने पे कोई जिद कर रहे हैं, या आपने घर की सफाई नहीं की, तो लड़कों को ये बात नहीं सुनाई जाती। लड़कियों को कहते कि हम तो टॉलरेट कर लेंगे, जिस घर में जाओगी वहां तुमको कौन टॉलरेट। तो ये हर लड़की इस तरह की बात सुनती है। मैं भी बहुत सीरियसली नहीं सोच रही थी, लेकिन जब मैं ये किताब लिख रही थी तो किताब का वो उन्वान जो था वो होम था, राइट, कि घर का, घर इंसान के लिए, औरत के लिए नहीं, किसी भी इंसान के लिए क्या मायने रखता है। तो मैं उसके बारे में सोच रही थी। तो औरतों के बारे में तो सोच ही नहीं रही थी, मैं सिटीजनशिप के बारे में सोच रही थी, मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोच रही थी, ये सारी बातें सोच रही थी। लेकिन सोचने पे आई तो ये तो बात है कि औरत का घर कहाँ होता है, और जिस घर में जाती है वहां उसे एहसास तो दिलाया जाता है कि तुम इस घर की नहीं हो। वो जिस घर में जाएगी जो कि उसका कोट एंड कोट अपना घर है ना, कि अपने घर जाओ, अपने घर तो चली गई, वहां उसे एहसास दिलाया जाता है कि वो भी घर उसका अपना नहीं है, कि वो कहीं और से आई है। तो ये जिंदगी भर का सफर रहता है 90% औरतों का। हिंदुस्तान में तो मैं कह सकती हूँ, साउथ एशिया में कह सकती हूँ कि ये हर औरत का एक्सपीरियंस रहता है। और हमेशा ये डर साथ में रहता है कि आप जहाँ हैं वहां से आप निकाली जा सकती हैं। कभी मर्जी के साथ निकलना चाहती हैं तो उस पे और मुश्किलें आती हैं कि मतलब हमारा जैसा ये हिंदुस्तान में कल्चर हो गया है कि सिंगल पीपल को बहुत शक से देखा जाता है, कि खासकर सिंगल लड़कियों को, कि कहीं आपको उनके किराए पे कोई मकान नहीं देगा। खरीद रही हैं तो सोसाइटी ऑब्जेक्शन रेज करती हैं इस तरह की कि ये अकेली क्यों रह रही हैं। फैमिली का मतलब हस्बैंड हो, दो बच्चे हों, तो तभी आप एक तरह से एक सिटीजन के तौर पे एक्सेप्टेबल हो पाते हैं, नहीं तो नहीं हो पाते हैं। ये सारी चीजें मैंने सोचना शुरू किया, और इससे जाहिर सी बात है, इस प्रेशर के साथ जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। और इस प्रेशर के साथ आप जिस आजादी से काम करना चाहते हैं, जिस तरह अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, उसमें खलल तो पड़ता ही है ना। हर तरह की मुश्किल आएगी, हर तरह के लोग कोई ना कोई बातें बनाएंगे, तो आप लाख कह लेंगे हमको फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो अल्टीमेटली तो आपको कोई बुरी बात कह रहा है तो क्यों कह रहा है? इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो चाहता है कि आप जिस तरह से अपनी जिंदगी जी रहे हैं वो ना जिए। असर तो पड़ेगा दिमाग पे, कुछ ना कुछ तो पड़ेगा, चाहे आप कितना रेजिस्ट करें। ये सारी बातें हैं, वो चाहे वो कम्युनल आइडेंटिटी भी आपकी हो सकती है, आपकी जेंडर आइडेंटिटी भी हो सकती है, कोई भी आइडेंटिटी हो सकती है। और औरतों के साथ ये मसला होता है कि हर तरह की आइडेंटिटी की मार तो होती है उसके ऊपर औरत औरत होने की मार भी होती है। जैसे कि बेबी कामले ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, एक दलित औरत होने के नाते उन्होंने लिखा है, वी आर स्लेव ऑफ दी स्लेव्स। तो जी। वही वाली बात है कि एक एक्स्ट्रा आइडेंटिटी साथ में जुड़ जाती है। और इसी बारे में आपकी एक एडिटेड किताब है, अनबाउंड 2000 ईयर्स ऑफ इंडियन वुमेन्स राइटिंग, तो जिसमें कि एक तरीके से आपने हिस्ट्री, ये ख्याल कहाँ से आया, मतलब ये ख्याल कहाँ से पनपा कि ये किया जाना चाहिए? और मतलब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है कि औरतों की राइटिंग, और ये 2000 साल ही क्यों, उसके आगे या पीछे क्यों नहीं, मतलब ये मार्कर क्यों है? ये ख्याल तो एक्चुअली पब्लिशर का था। एलिफ ने छापी है और डेविड दावेदार ने हमें बुलाया था और कहा था कि भाई हम ऐसी किताब करना चाहते हैं, आप करेंगी क्या? तो मैं उस वक्त, एक तो कई साल पहले की भी बात बता रही हूँ, मैंने एक दो किताबें उस वक्त छापी थी, और औरतों पे एक्चुअली मेरा कोई खास ध्यान या काम था नहीं। मतलब पर्सनली था, लेकिन लिटरेचर के उसमें मैं बहुत ज्यादा जानती नहीं थी। तो उन्होंने बुलाया तो मेरा पहला रिएक्शन था कि मुझसे नहीं होगा। मैं कोई ऐसी प्रोफेसर तो हूं नहीं, और मुझे इतना पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको एकेडमिक एक्सरसाइज की तरह नहीं देख रहे हैं, आप इसको एक राइटर की तरह देखिए, अप्रोच करिए।
मैंने कहा चलो एज ए चैलेंज लिया इसको फिर मैंने, और इसमें काफी 3 साढ़े 3 साल लगे मुझे इसको करने में। तो जितना जो भी चीज मैं पढ़ सकती थी, जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में अवेलेबल थी, क्योंकि अब हिंदुस्तान में तो इतनी जबानें हैं ना, तो जाहिर सी बात है मैं हर जबान का लिटरेचर तो पढ़ नहीं सकती थी। जो मिला ट्रांसलेशन में वो मैंने पढ़ा, और कुछ चीजें जरूर रही होंगी जो मेरे आंख में से नहीं निकली होंगी, और कुछ छूट भी गई होंगी, लेकिन जो पढ़ सकती थी पढ़ा। और उसमें मैंने ये देखा कि अब ये भी मुश्किल होती है कि औरतों से मतलब क्या है हमारा, कि और हिंदुस्तानी से क्या मतलब। ये दो क्वेश्चंस मुझे पहले डिफाइन करने थे, कि अगर मैं कहूँ कि इस किताब में हिंदुस्तानी औरतों का लिटरेचर है, तो हिंदुस्तानी कौन हुआ और औरत कौन हुआ। तो हिंदुस्तानी तो इस तरह से डिफाइन किया कि साउथ एशिया में करीब करीब, हिंदुस्तान तो है ही, पाकिस्तान और बांग्लादेश को 1947 तक तो वो सारे लिटरेचर हिंदुस्तान का ही कहा जा सकता था। 1947 के बाद जिन्होंने छपाना शुरू किया अपना काम, वो सिर्फ हिंदुस्तानियों का इंक्लूड किया है इसमें। और औरत का और कॉम्प्लिकेटेड था, बिकॉज हमने ये पाया है कि अक्सर ये होता था, दुनिया में तो हर जगह ही अक्सर हुआ है, दैट औरत अपने नाम से नहीं छापती थी, वो किसी आदमी या आदमी नुमा नाम से, जैसे बहुत फेमस राइटर हैं जॉर्ज एलियट, वो जॉर्ज औरत थी। तो इस तरह की चीजें तो होती ही थी, कि कभी कभी जेके रावलिंग फॉर एग्जाम्पल, वो अपना पूरा नाम नहीं लिखती थी, जेके लिखती थी। आप नाम देख के नहीं समझ सकते हैं कि ये औरत है या आदमी है। हिंदुस्तान में उल्टा भी होता था, क्योंकि अक्सर एक आदमी एक औरत की आवाज में लिखते थे, औरत कभी नाम से, कभी वो एक फेमिनिन वो बन के, कि भाई भक्ति पोएट्री में भी होता था और वैसे भी होता था कि वो जिसे शायद रेख्ती कहते हैं, उस तरह की चीजें वो अक्सर आदमी लिखा करते थे। तो अब ये कैसे पता लगाएं कि औरत ने लिखा है कि आदमी ने लिखा है। तो मैंने ये अपना एक लिमिट सेट किया कि सिर्फ वो चीजें इंक्लूड होंगी जहां हमको मोरलेस ऑलमोस्ट हमको 99% श्योर है कि इसकी ऑथर एक औरत ही है, और उसकी औरत उस औरत का आइडेंटिटी हमको पता है, नाम पता है। तो जब ये देखना शुरू किया, तब ये देखा कि करीब ओल्डेस्ट टेक्स्ट जिसे आप कह सकते हैं, जहां औरतों ने सेल्फ आइडेंटिफाई किया है कि मैं एक औरत हूं और मैं ये लिख रही हूँ, वो थेरी गाथा से शुरू होता है जो पाली में है। अब संस्कृत में भी अब मैं देख रही हूँ कि चीजें हैं, तो जैसे जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मेरे सामने कई कई लोगों ने कहा कि भाई हमारे स्कॉलर्स हुआ करती थी संस्कृत की, गार्गी हुआ करती थी, उनका नाम अक्सर आता है, मैत्रेय का नाम अक्सर आता है। कई लोग कहते हैं कि जो बाद के वेद हैं उनमें भी कुछ कुछ चीजें शायद औरतों ने लिखी हैं, लेकिन उसमें शायद अक्सर आता था। मैंने कोशिश भी की, संस्कृत स्कॉलर्स से बात की और पूछा कि आप क्या गारंटी के साथ बता सकते हैं कि कौन सी चीज एक औरत ने लिखी हुई हो। उस वक्त मुझे किसी ने बताया नहीं, और अब मैं देख रही हूँ कोई कोई चीजें अब निकल के ट्रांसलेट हो रही हैं शायद, तो इसलिए इसमें मैं नहीं इंक्लूड कर पाई थी। आगे कभी मौका मिले तो शायद करूंगी। अम तेरी गाथा जो है वो पाली की है, और वो करीब 2000 साल पहले की है, तो इसलिए 2000 साल का है। शायद इतिहास इससे ज्यादा लंबा होगा, इस पे रिसर्च करने की जरूरत है। जी, ज़ाहिर-सी बात है। जैसे आपने अभी कहा तो मुझे खुद एक चीज़ याद आई, अभी कुछ रोज़ पहले मेरे सामने से गुज़री थी। तो उसमें रशीदुन्निसा थीं, मैंने उनके बारे में लिखा भी है। तो रशीदुन्निसा उर्दू की पहली नॉवेलिस्ट बहुत लोगों के हिसाब से हैं। तो उन्होंने जब अपना पहला नॉवल लिखा तो उस पर ऑथर का नाम नहीं था, उस पर लिखा था बैरिस्टर सुलेमान की माँ। तो ऐसा भी है कि मतलब आप पक्का नहीं कर सकते हैं कि कौन क्या लिख रहा है। लेकिन उसके बाद मैं एक बार वापस इस चीज पर आना चाहूंगा, आपने फिक्शन लिखी हैं,
जाहिर सी बात है। जॉन एलिया ने कहा है कि अगर एक राइटर मोहब्बत के बारे में नहीं बताएगा तो क्या आप किसी डीआईजी से पूछेंगे कि मोहब्बत क्या होती है? तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी कहानियों में जो मोहब्बत का तस्वुर है और जो खूबसूरती का तस्वुर है, जैसा कि बानो कुदसिया ने एक जगह पे कहीं पर इस बारे में जिक्र किया है, उनका कहना है कि मोहब्बत का तस्वुर खूबसूरती से, यानी कि फिजिकल खूबसूरती से अलग मर्द नहीं कर सकता है, लेकिन औरत करती है। तो आप एज अ राइटर, आपका इस और आपकी कहानियों को लेकर, आपकी राइटिंग्स को लेकर और आपकी अपनी समझ, आप इसे कैसे देखते हैं? जाहिर सी बात है आपने इस बारे में लिखा है। लिखा है। ये बात शायद बानो साहिबा ने सही कही है, क्योंकि मेरे अपने ख्याल में भी और अपनी लिखाई में भी मैं ये बात तो देखती हूँ कि मैं मोहब्बत के बारे में लिखती हूँ, खूबसूरती के बारे में नहीं लिखती हूँ। अ, मैंने जो लिखा है, खासकर जो मोहब्बत के बारे में एक लव स्टोरीज करके 14 कहानियां लिखी थी मैंने। मुझे एहसास में खास दिलचस्पी है कि ये जो एहसास है ये क्या है, उस एहसास को पकड़ना कि कैसे इंसान फील कैसे करता है, और उसकी इंटेंसिटी होती है ना कि बढ़ती कैसे है, घटती कैसे है, कब इंसान टूटने लगता है, मुझे उसमें बहुत दिलचस्पी है। मुझे मतलब वो बॉय मीट्स गर्ल स्टोरीज में कोई खास दिलचस्पी है नहीं, क्योंकि एक तो वो बहुत ही सरफेस लेवल का, और मुझे इस तरह के लिटरेचर में भी कभी दिलचस्पी नहीं रही। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं पढ़ा, मतलब जब शुरू शुरू में सब लड़कियां पढ़ती हैं, एक दो मिल्स एंड बून्स हमने भी पढ़ी थी। अम, लेकिन तब भी मुझे दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि गुस्सा आता था। मुझे अब भी याद है कि शायद मैं कॉलेज के बाद की बात है, शायद 21-22 साल की रही होंगी, मैं एक ऐसी मिल्स एंड बून्स टाइप की किताब पढ़ रही थी, और पढ़ते पढ़ते मुझे गुस्सा आ गया था, और जिंदगी में पहली बार मैंने गुस्से में किताब उठा के फेंकी थी कमरे के दूसरे। फिर मतलब मेरा इस तरह का रिएक्शन किताबों के लिए होना है, किसी कहानी के लिए होना, शायद मुझे खुद थोड़ा शॉक लगा था कि ये मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, इतना इतना मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है। फिर मैंने पढ़ा तो मुझे ये लगा कि शायद मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि मुझे उसका झूठ नजर आ रहा था, उस कहानी में झूठ था। और अक्सर पॉपुलर फिक्शन में होता है कि वो जब मोहब्बत की बातें करते हैं उसमें बहुत सारा झूठ होता है। मतलब आप वो दिख रही है कि वो पिघले जा रही हैं, पिघले जा रही हैं, पता है कि क्या बकवास है, इस होना ही चाहिए कि वो उठा के इस मोमेंट पे औरत का रिएक्शन ही होना चाहिए कि वो पलट के एक चमाट लगाए। उसमें वो दिखा रहे हैं कि वो पिघले जा रही हैं, पिघले जा रही हैं। तो मुझे गुस्सा आता था। मुझे इस तरह की कहानियां बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। लेकिन अब वो चाहे, मैं अक्सर मर्दों के पर्सपेक्टिव से भी लिखती हूँ, लिखने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं सक्सेसफुल होती हूँ कि नहीं। लेकिन मैं देखती हूँ कि मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो इंसान को बहुत कमजोर भी बना देती है कभी कभी, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ताकत आ जाती है कि आप पूरे जमाने के सामने अकेले खड़े रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, एहसास के तौर पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एहसास है, और किन हालातों में लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। कभी आपको लगता है कि रिश्ता बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, अब बाहर से देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई क्या है, क्यों ये आदमी क्यों इस औरत के साथ है, ये इसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है, लेकिन वो नहीं छोड़ता उसको। तो फिर मैं सोचती हूँ इसके बारे में कि क्यों नहीं छोड़ पा रहा है, क्या है इनके रिश्ते में, कुछ तो है जो बाहर से नहीं नजर आ रहा है, लेकिन अंदर कुछ है जो इन दोनों को बांधे हुए है, कोई जरूरत है जो दोनों में है। उस तरह से मैं मुझे उन चीजों में दिलचस्पी है। मुझे एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, कोई जरूरत है। कहीं ना कहीं मैं फिर से वापस मैं एक ही इंसान पर जा रहा हूँ, बानो कुदसिया पर। तो उनका एक आर्ग्यूमेंट है, काफी मशहूर आर्ग्यूमेंट है जो उन्होंने बार बार इस्तेमाल किया है, कि मोहब्बत जो खास तौर पे जो रिश्ता है औरत और मर्द का, जिसे मियाँ बीवी का रिश्ता भी वो देखती हैं, वो जरूरत पर ज्यादा टिका हुआ है। उनका कहना है एक दूसरे की जरूरत हमेशा रहनी चाहिए। और ये जो मोहब्बत का जो कंसेप्ट, एक पॉपुलर कंसेप्ट है रोमांटिक, ये अलग तरीके से वर्क करेगा। और जरूरत एक दूसरे की होना, वो बहुत सारे एग्जांपल्स भी देती हैं कि इस चीज की जरूरत मेरे हस्बैंड को मुझसे है, मुझे उनसे है, तो ये एक रिश्ता बना रहेगा। आप मोहब्बत को जरूरत से कितना जोड़ते हैं?
देखिए, मेरे ख्याल से मोहब्बत और शादी में फ़र्क होता है। रिश्ते जो होते हैं उनमें लेबल्स लगे होते हैं, तो ज़रूरत तो माँ-बच्चों के बीच में भी होती है, ज़रूरत बाप और भाई में भी होती है, हर तरह के रिश्तों में ज़रूरत होती है और जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, उतना ज़्यादा लोग बंधे हुए रहते हैं एक-दूसरे से। तो ये तो हर रिश्ते में है और मियाँ-बीवी के बीच में तो ज़ाहिर-सी बात है, बंधे ही होते हैं। लेकिन मोहब्बत खत्म हो सकती है, रिश्ता चल सकता है, ये बात है। मोहब्बत में मेरे ख़्याल से जो ज़रूरत होती है वो अलग तरह की ज़रूरत होती है। वो इमोशनल नीड्स होती हैं कि आपको चाहिए कि कोई आपको समझे। तो अगर वो आपको मिल जाता है, वो मान लीजिए आदमी या औरत के बीच में जो कि ना बाप-भाई का रिश्ता है, ना वो अ, बच्चों का रिश्ता है, वो कुछ और ही रिश्ता है। कोई आपको समझ रहा है, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है और ये आपको बाँधे रखेगा। चाहे वो इंसान कैसा भी हो, चाहे आपकी वो बाकी सारी ज़रूरतें नहीं पूरी कर रहा हो, लेकिन अगर वो आपको समझ रहा है, तो आप उससे बंधे रहेंगे या आपके साथ उनकी हिस्ट्री है ना, वो आपको जी। बाँधे रखेगा। वैसे आपका काफ़ी वक़्त में हम ले चुके हैं। एक चीज़ है कि आप एक राइटर हैं। हमारे सोसाइटी में आप देखते ही हैं हिंदुस्तान में क्या होता है यहाँ पर आम तौर पर अगर कोई बच्चा आर्ट्स ले, ख़ास तौर पर लड़का, अगर आर्ट्स ले तो कर्ट वनेगट ने किसी ज़माने में अमेरिका के बारे में लिखा था, लेकिन मैं ये हिंदुस्तान के बारे में भी कह सकता हूँ। उन्होंने लिखा था कि अगर आपको अपने माँ-बाप को ये कहना है कि आप गे हैं, उसके बाद सबसे बुरी बात जो आप कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि मुझे आर्ट्स पढ़ना है। तो ऐसा ही कुछ हिंदुस्तान में है कि आप कह नहीं सकते हैं कि मुझे आर्ट्स पढ़ना है, जबरदस्ती थर्ड डिवीजन की वजह से कोई चला जाए चला जाए। तो ये जो परेशानी है सबसे पहले कि लिटरेचर को पढ़ने नहीं दिया जाता है या पढ़ते भी हैं तो अलग तरीके से पढ़ते हैं। फिर हम भी जानते हैं कि पढ़ाई को लेकर कितना दूर होते जा रहे हैं हम लोग, जैसा कि इफ्तिखार आरिफ ने उबैदुल्ला अलीम ने कहीं पर कहा है, पढ़ता नहीं है अब कोई, सुनता नहीं है अब कोई, लफ्ज जगा लिया तो क्या शेर सुना लिया तो क्या। तो वह चीज हो रही है कि लोग ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं, ज्यादा हम देख रहे हैं खास तौर पर, और जो लोग पढ़ना लिखना चाहते हैं उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता है। तो ऐसे में आप यंगर जनरेशन जो है हमारी, जो आने वाली नस्लें हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? लिटरेचर को कैसे देखें? और अगर कोई परसू करना चाहता है इसे, तो ये एज करियर ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। आपने जैसा खुद कहा कि लिखने के पैसे नहीं मिलते तो आदमी जर्नलिज्म करे, तो वो चीज, तो आप नई नस्ल को क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये जो आपने बात कही लड़कों के लिए खास तौर पे, और लड़कों के लिए खास तौर पे इसलिए है क्योंकि लड़कों पे ये अजम्पशन है कि वो घर चलाएंगे, है ना? लड़कियों पे थोड़ा कम प्रेशर है, मुझ पे भी मैं मानती हूँ थोड़ा सा कम, मतलब अ, किसी बड़े ने कहा नहीं कुछ, लेकिन मुझे खुद पता था कि मुझ पे थोड़ा कम प्रेशर है। वो इसलिए क्योंकि अजम्पशन ये है कि चलो ये बहुत ज्यादा नहीं भी कमाएगी तो क्या, ऐसा। अम, आप लिटरेचर को, चाहे आप खुद लिखें या पढ़ें या जो भी, आप उसको एक ब्रॉडर जो सामाजिक ढांचा है और जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं उनसे अलग नहीं कर सकते हैं। आप लिखना चाहें और एक साइलो में लिखना चाहें कि भाई हमको तो लिखने से मतलब है, हमको क्या मतलब कि सोसाइटी का पावर स्ट्रक्चर क्या है, वो पॉसिबल नहीं होगा। आपको जो पैसे की मार महसूस हो रही है, उस पावर स्ट्रक्चर की वजह से महसूस हो रही है, क्योंकि पढ़ना और लिखना जो चीजें हैं उसको हम एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं टूल की तरह ही नहीं, औजार की तरह ही नहीं, औजार तो है ही है, हथियार की तरह भी है। तो ये सारी जो चीजें हैं उसमें कौन लिख पाता है और कौन नहीं लिख पाता है उसके बारे में सोचना जरूरी है कि आप लिखना तो चाहते हैं, लेकिन अगर पढ़ने लिखने से ज्यादा पैसे नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर कौन पढ़ेगा लिखेगा? वही जिनके पास बहुत ज्यादा जायदाद है, जिनको अगले महीने की तनख्वाह की चिंता नहीं है बहुत ज्यादा, या जिस तरह का लिटरेचर प्रोड्यूस हो पा रहा है वो वही होगा कि भाई जहां से आप, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं बहुत बड़ी नॉवेल लिख सकूं क्योंकि मेरे को रोटी कमानी है, तो मैं रोटी कमाने के जो बचा हुआ टाइम है उसमें छोटा छोटा सा टाइम जुगाड़ करके जिस तरह का मैं लिटरेचर बना सकती हूँ मैं वही बनाऊंगी, है ना? वो चीजें हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है मुझे नहीं पता। सोल्यूशन
ब्रॉड सोल्यूशन तो है, सिंपल चीज है, सबके पास सोशल सिक्योरिटी हो, वहां से आप बात शुरू करें तब बात निकल सकती है। अगर हमारे पास एक मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट हो, वे ठीक है, इससे कम पैसे आपको कोई नहीं दे सकता है, तब बात हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए एक सोसाइटी फॉर ऑथर्स है, वो अपने हकों के लिए लड़ते हैं कि भाई कॉपीराइट पे क्लेम है या कोई है। इंडिया में कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। तो ये बात समझनी जरूरी है कि अगर आप जिस समाज में रह रहे हैं जहाँ किसी के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, तो राइटर के पास क्यों होगी भाई? इट्स नॉट दैट आप कोई खास थोड़ी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये बात यहीं पर ख़त्म करनी पड़ेगी, वक्त कम है हमारा। ब्रेड सीमेंट कैक्टस जो आपका मेमोयर है, उसके शुरू और आखिर में आपने आइडिया ऑफ बिलोंगिंग हमें दिया है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप एक राइटर हैं और आपकी राइटिंग की वजह से आप बिलोंग करते हैं फ्यूचर से भी और पास्ट से भी और प्रेजेंट से भी, और हमेशा आपको याद रखा जाएगा इंशाल्लाह आपकी कहानियों की वजह से, आपके लिखी हुई चीज़ों की वजह से। शुक्रिया बहुत बहुत जी।